अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे पीछे आज आप ये देख चुके हैं कि ख़बर आई बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद, जो आपको पता है कि किस तरह से अपने ओपोनेंट्स को, अपने मुखालफिन को जेलों में फेंका, लोगों पर जुल्म और बर्बरियत, इदारों पर हावी, रियासत पर हावी, सिस्टम पर हावी, तमाम चीज़ें करवाने के बावजूद भी तख्ता कैसे उलट गया और लोग कैसे कन्फ्रंट कर गए, और अदालतों से, वही अदालतें कि जिनके ऊपर ये हावी थी, उन्हीं अदालतों से फैसले आना शुरू हो गए। एक अदालत ने कहा कि इनको ताहयात कैद की बल्कि सज़ा सुनाई, एक ने सज़ाए मौत जो है वो सुना दी। आप लाख जो है उन सज़ाओं से इनकार करें, लाख इल्ज़ामात से इनकार करें, लेकिन नज़र क्या आता है? जो खित्ते में जो तब्दीलियाँ हैं, वो हमें क्या बताती हैं? वो बताती हमें ये हैं कि ताकत का खेल कितना अजीब होता है। कि जो शख्स अपने आप को ऑल पावरफुल समझे, जिस तरह से जितना भी मजबूत दिखाई देता है, वही एक लम्हे में किस तरह से उलट भी जाता है, ये सब ने देखा है। मिसालें बहुत सारी आपके सामने हैं। हमेशा आपकी जो जुल्म और बर्बरियत होती है, उसका कोई ना कोई एविडेंस आप लाख छुपाने की कोशिश करें, कोई ना कोई एक एविडेंस जो है वो मौजूद ज़रूर होता है। और इनके केस में भी यही नज़र आता है कि एक ऑडियो हियरिंग जो है वो कहीं से निकल जाए। इनके दौर में 1400 के करीब लोग जो है वो शहीद हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, 1400, एक इतनी बड़ी चार्जशीट, इंसानियत के खिलाफ जराइम जिसके हवाले से इनको सज़ा मिली है। तारीख ये बताती है कि ताकत एक पॉइंट के बाद अपने ही वज़न से गिर जाती है। हसीना वाजिद की हुकूमत भी गिर गई, उनका बयानिया भी टूट गया। उनकी तमाम, जो वो अपने आप को ऑल पावरफुल समझती थी, जो जिस तरह से अदालतों पे हावी थी, उन्हीं अदालतों से फैसले उनके खिलाफ आना शुरू हो गए। सो ये एक विशियस साइकिल है, जिसका आपको ज़रूर, उसका आपको खमियाजा भी उठाना है, उसको, उसकी रात भी आपने फेस करनी है। वही सिस्टम जो है वो फिर आपके कैसे आपके गिरेबान को पकड़ता है, वो भी लोग जो है वो देखता है। और मेरे ख्याल से फिर हुक्मरानों ने सबक नहीं सीखा। वो लोग जो कि मुसल्लत होते हैं, जिनको इक़्तिदार का नशा जो है वो चढ़ जाता है, उन्होंने फिर कुछ सीखा नहीं इससे। और यही कुछ हमें हसीना वाजिद की केस को देखते हुए नज़र आता है। सवाल ये है कि क्या हुक्मरानी हमेशा रहती है? क्या ताकत हमेशा चल सकती है? ताहयात चल सकती है? दुनिया की हर मिसाल यही बताती है कि जो घमंड है, जो ज़ुल्म है, जो यकतरफ़ा ताकत है, उसका अंजाम भी बड़ा एक जैसा होता है, और बिल्कुल वैसा ही जैसे बांग्लादेश में हुआ। वो हुक्मरान जो इस वक़्त लेजिस्लेशंस कर के उनको लग रहा है कि उनको इम्यूनिटी मिल चुकी है, वो लाइफ़ टाइम जो है बहुत बराजमान है। हुक्मरानों के लिए असल सबक यही है कि इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, ताकत का नशा आखिरकार उतार दिया जाता है, और तारीख़ कभी किसी को माफ़ नहीं करती। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ये जो एक साहब हैं, जिनका ज़िक्र मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में किया। वो साहब डेनमार्क में एक अपनी पीएचडी बताया जाता है कि परस्यू कर रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं असाइलम इन्होंने लिया हुआ है। आज हुकूमती ज़राए हमें क्या बता रहे हैं, बहुत कुछ एविडेंसेस जो है वो सामने रख दिए गए हैं, और शोर कराया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि इनके खिलाफ लीगल जो एक पूरी प्रोसीडिंग है, वो बिल्कुल की जाएगी। डेनमार्क की एम्बेसी, डेनमार्क की गवर्नमेंट से जो है वो राब्ता किया जाएगा, और इनके लिए जो इनका अब वक़्त है, वो कड़ा वक़्त वो शुरू हुआ चाहता है। क्योंकि जहाँ पर हुकूमत हमें एक तरफ नज़र आए कि जो चीज़ अगर गलत हो रही है, और जब हुकूमत को जो चीज़ गलत लग रही है, और नॉर्मली मैं ट्रोल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती, मेरी आदत ही नहीं है, बहुत गलाज़त जो है वो मज़ीद लिखी जा रही है, मैं कभी भी नहीं उसको एड्रेस करती, और ना मेरी कोई इंटेंशंस है फर्दर एड्रेस करने के हवाले से। लेकिन जो ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि मैंने मार्क की हुई हैं, जो कि अब मुझे हुकूमती साइड से भी बताया जा रहा है, कि कुछ ऐसे डिस्गस्टिंग किस्म के जो ट्रोल्स हैं बाकायदा, और जो कि अपने आप एक लबादा पहने हुए हैं साइकोलॉजिस्ट का, वेल बीइंग एक्सपर्ट का। मतलब आप इनकी खुद की मेंटल वेल बीइंग का हाल चेक कर लीजिए कि ये यही साहब जो डेनमार्क में बैठे हुए हैं, इनका नाम कुछ बताया जाता है आरिश शहजाद, ये अपने आप को साइकोलॉजिस्ट या एक वेल बीइंग एक्सपर्ट के तौर पे पोर्ट्रे कर रहे हैं। और आप इनकी गुफ्तगू, जिस किस्म का इनका फैमिली बैकग्राउंड रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और मुझे तो हैरत या दुख इस बात का भी हुआ कि बेटी बच्चियों वाले हैं ये साहब, और बच्चियों का मतलब लिहाज, कुछ तो लिहाज कर लें कि अगर आपकी
گھر کی بچیاں بھی آپ کے سوشل میڈیا کو اگر دیکھیں کہ والد صاحب کیا کچھ لکھ رہے ہیں دوسرے خواتین کے حوالے سے، ان کو خود کتنا دکھ ہوگا، اور آپ کیا تمیز و تہذیب اپنے گھر میں سکھا رہے ہیں. کیونکہ جو انسان جس طرح کی گفتگو استعمال کرتا ہے وہ ضرور اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اپنے جو فیملی ویلیوز ہیں وہ ریفلیکٹ اس کی گفتگو میں، اس کے ایکشنز میں ہو رہی ہوتی ہیں. اور جس قسم کا ڈیمیننگ بیہیویئر ہے یا جس قسم کی غلاظت آپ خواتین کے بارے میں کہتے ہیں، بغیر کسی کا موقف سنے، بغیر کسی سے کچھ جانے، مطلب آپ یہ کون سے طرز کی، مطلب آئی انڈرسٹینڈ کہ ٹرولنگ تو ہیز نو کنٹرولز یا نو اینڈ، لیکن آپ جو ہے وہ حکومتی ذرائع آج ہمیں کیا بتا رہے ہیں، میں اس حوالے پہ ذرا آ جاتی ہوں. ان صاحب کی جو معذرت کے ساتھ، مطلب I have to bring this on record because I was told by the government side that یہ صاحب جو ہے یہ سفارش کر رہے تھے نیشنل یوتھ کاؤنسل میں. ان کی جو بیٹی ہیں صاحبزادی وہ ممبر ہے نیشنل یوتھ کاؤنسل کی. انہوں نے سفارش پہ وہ انڈکٹ ان کو کروایا بچی کو، اور انہوں نے مسلسل یہ پیچھے پڑے رہے یہاں پر پاکستان میں منسٹرز کے، منتے ترلے کرتے رہے کہ ان کی ایک کوئی مارکیٹنگ فرم کو جو یہ ہائر کروانا چاہتے تھے. گاڈ نوز ان کا کیا انٹینشنز تھے، لیکن یہ اپنے جو ہے وہ اس قسم کے اپنی سفارشات لے کر آئے تھے. انہوں نے باقاعدہ تصاویر منظر عام پر ہے، انہوں نے منسٹرز کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. لنچ ان کو خود یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب نے لنچ پر ہوسٹ کیا، ان کی تصاویر ہے. ان کی اگر آپ پروفائل پہ ٹویٹر کی جائیں گے تو ان کو پی ایم ایل این کی ٹاپ کافی لوگ انفالو کر چکے ہیں، لیکن کافی لوگ پی ایم ایل این کے لیڈرشپ میں سے ان کو فالو کرے تھے بشمول مریم نواز صاحبہ. پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ حکومتی سائٹ مجھے آج بتا رہی تھی کہ یہ جو صاحب ہیں یہ مریم نواز کے بارے میں بھی غلاظت بکتے ہیں، یہ مریم اورنگزیب کے بارے میں بھی غلاظت بکتے ہیں، یہ منسٹرز، مزید منسٹرز کے بارے میں جس میں سارے منسٹرز ون ٹو آل سب شامل ہیں، یہ مسلسل ٹارگٹ کرتے رہے بہت سارے لوگوں کو انکلوڈنگ مریم نواز، عطا طاہر اور دیگر. اور غلاظت، اور یہ ان کی پرسنل ان کی ایکٹیو ہوتی ہے، کسی نہ کسی یہ پوائنٹ کو پکڑ لیتے ہیں. یہ انفارمیشن منسٹر کے بننے کے بڑے خواہش مند تھے، تو یہ پی ٹی وی اینڈ اینی تھنگ دیٹ کیم انڈر دا چیک آف دی انفارمیشن منسٹر، یہ اس کو ٹارگٹ کرنا شروع ہوئے. اور ٹارگٹ کرتے کرتے یہ ایک پورا اسپائر کیونکہ کر رہے تھے، ان کو منسٹری میں گھسنا تھا، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. وہاں پہ نوشین شکور صاحبہ، میں ٹویٹ دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ ان صاحب کے، غلاظت بری گفتگو مزید دیگر اداروں میں ملازمین کے حوالے سے بھی کرتے آئے. یہ لکھتے ہیں پی ٹی وی میں معاملات کی ایک جھلک. پاکستان کا سرکاری چینل پی ٹی وی جسے عطا طاہر صاحب ریویمپ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں کیسے کیسے معجزے ہو رہے ہیں. اب گفتگو ان کی ملاحظہ کیجئے. ایک خاتون ہے نوشین شکور، اب یہ کسی کو بھی اٹھا لیں اور کسی کی بھی کیریکٹر اساسینیشن، کسی کے بھی اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں. اینڈ وائی آئی وانٹ ٹو برنگ دس آن ریکارڈ از بیکاز آف دا فیکٹ کہ یہ بندہ اس کے خلاف ایکشن بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کر رہا ہے، کسی کی بیٹی کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھال رہا ہے. اب یہ نوشین شکور صاحبہ، اینڈ آئی وانٹ ٹو سی کہ گورنمنٹ اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے. نوشین شکور صاحبہ جن کو انہوں نے واقعی میں بہت پریشان کیا، یہ ان کا نام ملائن ان کو کرتے رہے، ان کے کیریکٹر اساسینیشن کرتے رہے، کہ ان کو پی ٹی وی میں گروپ 6-18 اسکیل میں پروگرامر وہ تھیں. اسے آزمائشی طور پر 6 مہینے کے لیے گروپ 8-20 اسکیل میں سافٹ ویئر ڈیولپر ستمبر میں پوسٹ کیا، اور 6 مہینے بعد اسے وہاں سے ڈائریکٹ گریڈ 21 میں ڈائریکٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی لگا دیا. جس قدر خاتون کی سپیڈ، اس نے جلد آئی ٹی منسٹر لگ جانا ہے. ویسے اتنی تیز ترین پروموشن کا راز کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ خود اس کی گفتگو سے اندازہ لگائیے کہ یہ کس قسم کا غلیظ انسان ہے. اور میں چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹاپ بالکل لیڈرشپ لیول پہ نوٹس میں ہے، یہ چیف ایگزیکٹو اس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، یہ ان کے نوٹس میں ہے. اور جس قسم کی یہ گفتگو ہو رہی ہے ان کو سائیکو قرار دیا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے. اور یہ میں بتاتی چلوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کے خیر خواہ ہیں تو وہی خیر خواہ ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جن سے ملتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اگلے دن سے ٹرولنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ اس قسم کی ایک منٹل ایشوز کا جو ہے یہ شکار ہیں.
सो इस किस्म की अल्फाज का इस्तेमाल इनके लिए हो रहा है, और ये साहब अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। लिहाजा ये जो है ये हर किसी की ज़िंदगियों के पीछे पड़े हुए होते हैं, हर किसी को ऑनलाइन हरास कर रहे होते हैं। सो इनकी जो है अब वो शामत ज़रूर आने वाली है, क्योंकि ये साहब जो पीएचडी और अपने आप का एक पूरा एक अपना लबादा उड़े हुए हैं, अपनी एक प्रोफाइल को बहुत एक डिसेंट प्रोफाइल जो है वो खींच के दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रोग्राम में एक इनवाइट किया गया और उस प्रोग्राम में बात हो रही थी कि सॉल्यूशंस क्या हैं, कि ये जो ट्रोलिंग हो रही है, ऑनलाइन ट्रोलिंग, जिस तरह से हरास किया जा रहा है फिजिकली, आपको कहीं जो आप मौजूद हों तो जी आप ट्रांसग्रेशन नजर आ रही है, आपकी प्राइवेसी को इन्वेड किया जा रहा है, इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, तो इसका सदेबाप किस तरह से किया जाए। सो मेरा उसमें जवाब ये था कि जहाँ पे हम सहाफ़ियों के लिहाज से बात करते हैं कि जी सहाफ़ियों को एक तो बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, वो पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, लोग उनका ताक़ुब कर रहे हैं, लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, और मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी बात की थी कि बिल्कुल ताली दो हाथ से बजती है। जहाँ पर अगर तो हमारी कोई बाउंड्री लाइन है तो दूसरे की भी बाउंड्री लाइन बिल्कुल होनी चाहिए। हुदूद और क़यूद सबके लिए वो उसका तयन होता है, और क्या वो मीडिया पर्सन हो, चाहे चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो किसी भी सेगमेंट से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, इज़्ज़त जो है वो सबकी जो है बराबर होनी चाहिए, और आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी की प्राइवेसी जो है वो इन्वेड करें। किसी भी सूरत ये काबिल कबूल बात नहीं है। तो एक इंतहाई डिमीनिंग एटीट्यूड के साथ लोगों को टारगेट करना, अगेन व्हाट हैपेंड विद मी इज़ बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। मैं मज़ीद इसको बार-बार जो है वो बात ज़िक्र करना भी नहीं चाहती। ऑल्दो आज पूरे दिन भर में ये जो साहब थे और इनके साथ के जो ट्रोल्स थे, वो बहुत कुछ गलाज़त फिर भी लिखते रहे, लेकिन वो सिर्फ़ शो कर रहे हैं कि उनके दिलों में उनके दिमागों में खुद इज़्ज़त अपने घर की ख़वातीन के लिए भी नहीं है। तो लिहाज़ा आप इसमें क्या बोलें, क्योंकि अगर तो आप अपने घर की ख़वातीन की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आपके लिए दीगर से ख़वातीन की अब आप उसी तरह से रिस्पेक्ट करेंगे। आप ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम जो है वो आपके अल्फ़ाज़ में रिफ्लेक्ट करेगा। और आप जहाँ पर अपने आप को एक वेल बीइंग का एक्सपर्ट कहते हैं, तो वी आर रियली कंसर्न्ड। बल्कि मुल्क के जो दीगर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको तो चाहिए इनके ट्विटर पे जाके इनको एक कोई ना कोई एक मेंटल हेल्थ के हवाले से कोई टिप ज़रूर इनको दे दे कि ये क्या प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत एक रेज का शिकार ये नज़र आते हैं। गॉड नोज़ कि इनकी लाइफ में वो कौन से ट्रॉमा से गुज़रे हैं। नाकामियाँ तो हैं जहाँ पर आप एस्पायर भी कुछ बनने के लिए कोशिश करो। तो मैंने एक सॉल्यूशन यही सिर्फ़ रिकमेंड की, और मैंने सिर्फ़ यही गुज़ारिश की कि जब सहाफ़ियों के साथ कुछ होता है, उनको हरास किया जाता है, उनके साथ कोई बदतमीज़ी होती है, वी नीड टू हैव अ यूनिफाइड स्टांस। पूरी फ्रेटर्निटी को, सहाफ़ती बरादरी को उसको गलत कहना है। आप ये नहीं कर सकते कि आपका एक आउटरीच बड़ा सिलेक्टिव हो, क्योंकि आज यही चीज़ देखी जा रही है कि मज़म्मत है तो वो सिलेक्टिव है, सहाफ़त है तो वो सिलेक्टिव हो गई है, आउटरीच है तो वो सिलेक्टिव हो गई है, ख़वातीन की इज़्ज़त की बात हो रही है तो वो सिलेक्टिव हो गई है। बड़ी हम चीज़ें आइसोलेशन में देखने के आदी हो गए हैं। आइसोलेशन में नई इवेंट्स को देखना चाहिए। जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना सीखें। मेरे ख़्याल से तभी आप माशरे से जो माशरे की दुरुस्तगी है वो आप कर सकेंगे, या उसके एटलीस्ट वो कर लेना तो आप उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर ही आप इंश्योर कर सकते हैं कि कहीं न कहीं आप उसके सद्देबाप के लिए आप खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फ्रेटर्निटी को एज़ अ होल नीड्स टू हैव अ यूनिफाइड स्टैंड, बिकॉज़ जब भी ट्रोलिंग होती है, ऑनलाइन हैरेसमेंट होती है, तो मज़म्मत करने वाली आवाज़ें कम होती हैं, और जो खामोश रहते हैं या खामोशी इख्तियार किए हुए होते हैं, वो बहुत मेजॉरिटी में होती हैं ऐसी आवाज़ें। सो लिहाजा गलत को गलत कहिए, एंड अक्रॉस द बोर्ड आपने ये नहीं करना कि आप एक सिलेक्टिव आपका एक आउटरीच नज़र आ रहा है, क्योंकि आज इवन अगर मैंने ये चीज़ हाईलाइट जिस तरह से की, तो उस पे बहुत एक रिस्पॉन्स आया, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया ऑन सोशल मीडिया, जो कि मैं जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने के बाद जब मैं ये पोस्ट कर रही थी, तो उस पे एक बहुत लोगों की इस पे कमेंट्स आए, और जनरल पब्लिक के ज़्यादा, मेरी फ्रेटर्निटी से भी काफ़ी लोगों ने आके इज़हार यकजहती के लिए वो ट्वीट्स किए, उस पे आके कमेंट किया, मुझे अपनी सपोर्ट का इंश्योर किया, एंड पीपल हू हैव जेन्युइनली बीन देयर।
बट मैं फिर भी मुंतज़िर थी कि वो तमाम जो आवाज़ें हमारे सहाफ़ती बरादरी से जो कि हर ऐसे चीज़ को कंडेम करती हुई हमें दिखाई देती हैं कि जिनका परहैप्स तो ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से नज़र आता है, उसके एक्शंस को कॉल आउट करने के लिए वो तमाम आवाज़ें मेरी सहाफ़ती बरादरी से वो हमें मुझे वो आवाज़ें मेरे ट्वीट के हवाले से या वो मेरी उस ट्वीट पे आके कोई रिस्पॉन्स देते वो नहीं नज़र आई। और बहुत बड़े-बड़े नामवर हमारे मुल्क के सहाफ़ी अगर वो खामोश रहेंगे और उनका एक सिलेक्टिव आउटरीच नज़र आएगा, तो फिर आप तैयार रहिए कि आप भी वो चीज़ फेस करेंगे हरासमेंट और हम भी फेस करेंगे। फिर हमें अल्टीमेटली तो सिर्फ़ हमारे पास अगर यूनिफाइड स्टांस हमारा नहीं होगा, यूनिफाइड आवाज़ नहीं होगी, तो फिर तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही हल बच जाता है और वो ये है कि अपनी स्किन जो है वो ज़रा थिक कर लीजिए। अरशद शरीफ साहब के भी साथ जो कुछ हो रहा था, उसमें भी हम इतने एक्सट्रीमली डिवाइडेड थे। यूनिफाइड स्टांस होता, हम मिलके सारे जो है अ, वो जान बचा सकते थे। लेकिन अलमिया यही है कि अगर तो किसी और के साथ हो रहा है और आपको पता है कि आप प्रिविलेजेस एन्जॉय कर रहे हैं, तो माज़रत के साथ कि फिर अगली बारी फिर आपकी होती है। वक़्त का जो चक्कर है वो घूम फिर के वापस आता है। होश कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशंस ज़रूर आगाह कीजिए।